ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। प्रारंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। पिछले कई दिनों से मेरी निजी व्यस्तता के कारण इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे। आज से हम यूपीएससी, बीपीएससी सहित अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण विषय निबंध पे चर्चा शुरू करेंगे और ख़ास करके आगामी जो 71वीं यूपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है उसका जो मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल के आसपास प्रस्तावित है, उसमें जो बीपीएससी में जो निबंध पूछे जाएंगे उसके आयाम को लेकर हम लोग अभी से लेकर अगले 2-3 मंथ तक चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में 100 गुने 3 यानी 3 सेक्शन निबंध के होते हैं, जिसमें एक करेंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम या से जो सीधे जिसको हम लोग मूर्त निबंध कहते हैं उस टाइप के टॉपिक से होते हैं, दूसरा अमूर्त निबंध के टाइप से होते हैं और तीसरा टॉपिक जो होता है ये बीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरा टॉपिक बिहार की स्थानीय भाषा और बोली, जैसे भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, ठेठी, इन सब में बोली जाने वाली जो लोक कहावतें हैं उस लोक कहावत के आपको दिया जाएगा। वो लोक कहावत हिंदी में भी वैसे ही दिया रहेगा, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन उसी तरीके किया रहेगा। जैसे मान लीजिए कहावत है कि हाथी के दांत खाए के कुछ और दिखावे के कुछ और, तो आपका इंग्लिश में भी वही लिखा रहेगा, हाथी के दांत खाए के कुछ और दिखावे के कुछ और। तो इस टाइप की बातें और उस पर आपको निबंध लिखना है। बीपीएससी में 100 करके 100 नंबर का एक निबंध होता है और आपको 700 से 800 शब्द में ये निबंध लिखने रहते हैं। अगले कुछ खास करके हम लोग प्रयास करेंगे 2 से 3 मंथ में हम बीपीएससी के 3 सेक्शन के जो निबंध होते हैं 1, 2, 3, उस तीनों सेक्शन के निबंध पर आपको जितने भी संभावित चैप्टर होंगे, संभावित कहावतें होंगी, पीवाईक्यू के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चूँकि यूपीएससी में भी निबंध 125 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 2 सेक्शन में टोटल 250 मार्क्स का निबंध रहता है, और यह निबंध जो है आपकी वस्तुनिष्ठता की जगह आपकी सब्जेक्टिविटी को देखता है और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता जितनी बेहतर होगी आपको उतने बेहतर मार्क्स मिलेंगे। यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी बहुत लोगों ने इसमें मैक्सिमम मार्क्स उठाए हैं। बीपीएससी में इसमें 210 तक मार्क्स मिले हैं, तो वहीं यूपीएससी में भी इसमें बहुत सारे लोगों ने 140, 45, 50, 160 तक के मार्क्स इसमें ऑब्जॉर्व किए हैं, खास करके हिंदी माध्यम में। चूँकि हिंदी माध्यम में पिछले 69 और 68 के रिजल्टों को जब कंपेयर किया जाता है, अभी 70 बीपीएससी का सिर्फ मेंस रिजल्ट आया है, उसका फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आना बाकी है, तो उसमें ये देखा गया कि हिंदी माध्यम के बच्चों को निबंध में थोड़ा अच्छा मार्किंग मिला है। तो उस आधार पे बहुत सारे इंग्लिश माध्यम के बच्चे जो इंग्लिश में जीएस पेपर लिखते हैं उन्होंने हिंदी में निबंध लिखने का फैसला ले लिया है। और क्योंकि मैं बहुत जगह मेंटरशिप भी देता हूं, तो उस हिसाब से मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे से मिला भी हूं जो जीएस अपना इंग्लिश में लिखते हैं और निबंध अपना हिंदी में लिखते हैं और बेहतर निबंध लिखते हैं। तो आप लोग भी यदि इन चीज़ों को समझते हैं और आपको लगता है कि आप यदि हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी में निबंध लिखते हैं तो बेहतर है, और इंग्लिश में माध्यम से आप जीएस लिखते हैं और हिंदी में निबंध लिखना चाहते हैं तो बीपीएससी में ये अलाव है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का सबसे शुरुआत करेंगे निबंध की कुछ मूलभूत चीज़ों का। तो आखिरकार बच्चे कहते हैं कि सर हम निबंध में बहुत सारी चीज़ें लिख के आए तो हमको निबंध में मार्क्स क्यों नहीं मिला, या हमने बहुत सारे आयाम को लिखा उसके बाद भी हमको निबंध में मार्किंग नहीं मिला। तो छात्र लोग क्या क्या गलती करते हैं, खास करके मैंने अपने 68, 69, 70 और आगे जो 75 बीपीएससी होगा इन सब में मेंस में जो उत्तर लेखन किया और जो मेंटरशिप दिया उसके अनुभव के आधार पे आपको बता सकता हूँ
कि बच्चे लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ उनके साथ समस्या हो रही है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आज हम लोग का पहला क्लास बेसिक ही रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। और हम कहते हैं आपको कि 20 से 25 टॉपिक का जो मूर्त निबंध है, उसके बाद फिर और जो अमूर्त निबंध के कुछ टॉपिक्स रहेंगे और कहावत वाला लगभग पूरा सेक्शन आपको हम यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन कराने का प्रयास करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में हो। और इन सभी चीज़ों का मटेरियल, मतलब ये जो हम लोग का PDF होगा, वो हम लोग का प्रारंभ एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप YouTube पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़िए निबंध लेखन की इस यात्रा में। उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के समाप्ति के बाद आप एक बेहतर निबंध लेखन कर्ता बन जाएंगे और आपके अंदर खास करके प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए एक बेहतर कंटेंट भी जमा रहेगा आपके पास, और आप जो है एक बेहतर विश्लेषणात्मक निबंध भी लिख पाइएगा। तो चलिए आगे हम इन चीज़ों की शुरुआत करते हैं। निबंध, सबसे पहले निबंध होता क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने निबंध की, जो हमारे निबंधकार हैं, जो हमारे साहित्य लेखन की एक सुविधा निबंध होती है, उसमें बहुत सारे निबंध लेखनकारों ने निबंध की अनेक परिभाषाएं भी दी हैं। सबसे पहले निबंध को कहा जाता है कि निबंध दो शब्दों या दो निह प्लस बंध, इन दोनों से मिलकर बना है निह प्लस बंध, जिसका मतलब होता है कि बंधन युक्त लेखन। आपको निबंध का एक शीर्षक दे दिया गया है, उस शीर्षक के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में एक पैटर्न दिया गया है, एक शब्द सीमा दिया गया है कि जैसे UPSC में दिया गया है कि आपको 1000 से 1200 शब्द में, BPSC में आपको दिया गया है कि 700 से 800 शब्दों में आप निबंध लिखिए। तो आपको एक शब्द सीमा दिया गया है, आपको एक शीर्षक दिया गया है, उस शीर्षक के और शब्द सीमा के बंधन में रहते हुए आपको निबंध लिखना है और उसी के डायमेंशन के आसपास आपको निबंध लिखना है। तो निबंध क्या होता है? तो एक बंधन युक्त लेखन होता है। निबंध मुख्यतः जो है वो एक प्रकार की कला होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चित्रकला, नाट्य कला होता है, तो उसी तरह से निबंध भी एक प्रकार की कला होती है। जैसे आप लोग स्कूल लेवल पर होंगे तो आप लोग चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते होंगे, रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेते होंगे, तो वहाँ देखते होंगे उस दिन निबंध प्रतियोगिता भी होती होगी। तो निबंध क्या है? आपके अंदर लेखन की कला कितनी बेहतर है, उसको प्रदर्शन करने की क्षमता जो होता है वो निबंध होता है। तो निबंध को एक प्रकार के हम लोग कला मान सकते हैं। और यह सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्टिव मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें आपको, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें एक ऑप्शन जो है वो परफेक्ट रूप से आपको सही मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव वाले में होता है कि आपको एनालिटिकल या जो भी प्रश्न दिया गया है उसके विषय वस्तु को विभिन्न डायमेंशन में आपको लिखना होता है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव कहते हैं। तो निबंध जो होता है वो एक सब्जेक्टिव डायमेंशन वाला टॉपिक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि निबंध भी साहित्य की एक विधा है। साहित्य में अनेक प्रकार की विधा होते हैं, जैसे कहानी होता है, उपन्यास होता है, कविता होता है, नाटक होता है। उसी की तरह साहित्य की एक विधा क्या है? निबंध है। तो आपसे पूछेगा निबंध क्या है? तो निबंध बंधन युक्त लेखन है, जो नाटक, साहित्य, उपन्यास, कविता, इसकी तरह साहित्य की एक विधा है। एक हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे विदेशी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आप लोग नाम याद रखिएगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने परिभाषा में कहा था कि उनके हिसाब से कि निबंध बंधन युक्त नहीं होता। उनके हिसाब से निबंध मन का मुक्त मौज है, अनियमित और अपरिपक्व संरचना है। एक ऐसी कृति जो ना तो नियमबद्ध है, न तो वो व्यवस्थित है, और ना ही उसमें किसी प्रकार के फिक्स्ड आयाम लिखे गए हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस प्रकार की निबंध की परिभाषा दी कि आपके मन में उस विषय वस्तु के प्रति जो कुछ भी आवे वो लिख दीजिए। तो ये एक जो निबंध रचनाकार होते हैं उसके लिए निबंध होता है। लेकिन जब हम लोग सिविल सर्विस परीक्षा के लिए निबंध लिखना शुरू करते हैं तो वो निबंध हमेशा आपका बंधन युक्त होता है, उसमें एक फिक्स डायमेंशन आपका होना चाहिए। अब निबंध जब एग्जाम देते हैं तो निबंध में आपको एग्जाम करता आपसे मांगता क्या है? तो निबंध होना कैसा चाहिए?
तो निबंध में आपके अंदर का गंभीर विचार होना चाहिए कि आपके अंदर जो कोई शीर्षक, कोई टॉपिक दिया गया है, उसको लेके आपके अंदर एक विचार होना चाहिए, चिंतन युक्त, उस पर आपका थॉट्स क्या कहता है वो आपका विचार होना चाहिए, उसको लेके आपका। उसके बाद महान दार्शनिकों ने, लेखकों ने, राजनीतिज्ञों ने उस पर क्या विचार दिए हैं वो होना चाहिए, और उसका विश्लेषणात्मक, यानी उसमें विश्लेषण होना चाहिए कि ये चीज़ों हैं तो क्यों है। जैसे आपने यदि किसी चीज़ में कारण लिखा तो उस कारण का विश्लेषण कीजिए, उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, उसके समाधानों का विश्लेषण कीजिए। तो निबंध जो है एक चिंतन युक्त, विचार प्रधान और विश्लेषण युक्त होना चाहिए। और यही निबंध में बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी निबंध में आपसे एग्जामिनर मांगता है। आप सतही निबंध लिख देते हैं कि ये उदाहरण दे दिए, वो उदाहरण दे दिए, और उसमें आपका स्वयं का विचार नहीं रहा, विश्लेषण नहीं रहा, तो निबंध फिर वो समस्या होती है। निबंध क्या है? एक प्रकार का कला का रूप है, इसको हम लोग समझे। अब निबंध में आप में एग्जामिनर मांगता क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस डायमेंशन को हमेशा आप अपने पास रख लीजिए कि निबंध में एग्जामिनर आपसे मांगता क्या है। सबसे पहले निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट गूगल एआई से वो उसका विषय वस्तु, उसका कंटेंट नहीं होना चाहिए। मौलिकता मतलब वो आपके अपने विचार होने चाहिए, अपने थॉट्स होने चाहिए, अपनी शब्द सीमा, अपनी भाषा मौलिकता होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये पहला निबंध, आपके अंदर मौलिकता होना चाहिए। उसके बाद जो शीर्षक दिया गया है या शीर्षक का जो भाव है, शीर्षक का भाव मतलब जैसे हम लोग अमूर्त निबंध समझते हैं, जैसे अमूर्त निबंध मतलब हो गया कि मानव से मानवीय होना जीवन का मूल लक्ष्य है। अब ये निबंध का अमूर्त निबंध है, इसका कुछ विशेष भाव होगा, उस भाव के अनुसार आपका निबंध होना चाहिए। जैसे कहावत वाले निबंध में आपको आया कि 9 के लकड़ी 90 के खर्च। निबंध क्या आया? 9 के लकड़ी 90 के खर्च। अब आपसे निबंध में ये पूछा 9 के लकड़ी 90 के खर्च, तो आपके अंदर 9 के लकड़ी 90 के खर्च, ये निबंध का भाव क्या कर रहा है? भाव मतलब आप इसके भावार्थ, इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए और उसके अनुसार आप इसमें डायमेंशन लिखिए। तो ये कहता है कि निबंध हमेशा आपके भाव के अनुसार होना चाहिए, ना कि मतलब सिर्फ पूछा कुछ और गया है और हमने बातें कुछ और लिख दिया, तो ये चीज़ें निबंध में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है आपका निबंध में क्या होना चाहिए? निबंध में आपका होना चाहिए फ्लो। क्या होना चाहिए? फ्लो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है निबंध में आपका फ्लो, यानी प्रवाह होना चाहिए। अब प्रवाह होता क्या है, इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण आपको समझाते हैं कि प्रवाह होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग का एक टॉपिक है, शीर्षक है भारत में भ्रष्टाचार, कारण, प्रभाव और समाधान। अब प्रवाह हम किसको कहते हैं, उसको लिखने के लिए, हमने समझने के लिए इस निबंध को लिया है। प्रवाह मतलब होता है कि आपको किस वे में, जैसे नदी निकलती है तो उसको बहने का एक फिक्स दिशा होता है, तो वो एक किसी उद्गम स्थल से निकलती है और अपना जहाँ उसका मिलन स्थल होता है, जो चाहे वो किसी नदी में जाके मिलती है, किसी धारा में मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, तो उसका बहने के एक फिक्स पैटर्न होता है। और जब वो अपने प्रवाह क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो उसको बाढ़ कहा जाता है और वो अपने जान माल के लिए नुकसानदायी होता है। इसी तरीके से निबंध में हर चीज़ का एक फिक्स डायमेंशन है कि आपको इस क्षेत्र के हिसाब से आपको पहुंचना है। और यदि आप में वो प्रवाह की कमी आ गई तो कैसे निबंध, नदी में बाढ़ आ गया तो वो जानलेवा होता है, तो इसके यदि प्रवाह आपसे उलट पुलट हुआ तो फिर निबंध आपके मूल विषय वस्तु या जो निबंध का डिमांड है उससे आपका भाग बाहर हो जाइएगा। तो निबंध का प्रवाह मतलब ये, इसको ये प्रवाह हम लोग बता रहे हैं कि प्रवाह आखिरकार होता कि, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लो। इसको जिसने इम्पोर्टेंट मेंटेन कर लिया निबंध में, उसका निबंध में कंटेंट थोड़ा बहुत कम भी रहा लेकिन फ्लो बढ़िया रहा। उस पर 2-3 चीज़ें और बताएंगे, वो बढ़िया रहा तो समझिए कि आपके एग्जामिनर ये समझेगा कि आपके अंदर निबंध लेखन के मूल गुण है। तो निबंध एक है कि हम लोग कि भारत में भ्रष्टाचार, कारण, प्रभाव और समाधान, ये निबंध का शीर्षक है। अब हम लोग पहले कोई कहानी, कोई शायरी, किसी चीज़ से हम लोग भूमिका लिख देंगे। हम अभी निबंध लेखन के लिए प्रवाह क्या है वो चीज़ बता रहे हैं।
फिर भ्रष्टाचार, फिर आगे हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या है। भूमिका में आप कोई शायरी, कोई कविता लिख के उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है। भ्रष्टाचार की कमाई है वो लिख के आप लोग कीजिए। फिर वहीं पर आप भूमिका, फिर नीचे आगे लिखिए भ्रष्टाचार क्या है। हालिया भ्रष्टाचार संबंधित कोई रिपोर्ट या सूचकांक हुआ है उसको वहाँ पे जिक्र कीजिए। फिर उसके बाद आप भ्रष्टाचार का बहुआयामी और बहुविषयक कारण बताइए। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण क्या है भ्रष्टाचार का। समाज इसको स्वीकार कर लिया है, राजनीतिक साठगांठ होता है, कानूनी क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं है, न्याय में देरी मिल रहा है, जो भ्रष्टाचार कर लिया है उसको सजा ही नहीं मिल पा रही। तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इसका कारण लिख देते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट हमारे व्यक्ति पे, समाज पे, पर्यावरण पे, हमारे राष्ट्र पे, अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है, इस मतलब हमको पर्सन पे क्या पड़ता है, सोसाइटी पे क्या पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ता है, कंट्री पे क्या पड़ता है। तो ये हम लोग का मल्टी डायमेंशनल प्रभाव लिखना आ गया, इसको हमको लिखना है। फिर आगे हम लोग इसका समाधान की चर्चा करें, क्योंकि ऊपर लिखा है कारण, प्रभाव और समाधान। अब इस कारण और प्रभाव को लिखते समय आपको किसी प्रकार का हालिया घटनाक्रम या किसी उदाहरण का जिक्र आता है, कोई शायरी, कोई कहानी, कोई दोहा का मतलब आपके मन में ख्याल आता है, तो उसको आप लिखिए और उससे आप इस निबंध को और रोचक बना सकते हैं। अब समाधान जब लिखना है तो विश्व के स्तर समाधान के भ्रष्टाचार निवारण के लिए विश्व के स्तर पे क्या कार्य हुए हैं, भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, और संभावना है कि बिहार सरकार ने उसके लिए कुछ काम किया है तो उसको लिखिए। उसके बाद आपको सुझाव लिखना है। सुझाव मतलब क्या होता है कि हमने सरकारी प्रयास लिख दिए, अब सुझाव में लिखिए कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए डिजिटल जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ऑनलाइन सेवाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन वित्तीय मतलब ई सेवा जिसको हम लोग कहते हैं उसका मॉनिटरिंग, उसका डिलीवरी होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया कि सुझाव हम लोग इसको देंगे, और फिर लास्ट में निष्कर्ष अंत में हम लोग लिख देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर फ्लो वे में हम लोग निबंध लिखे हैं, तो इसको हम लोग फ्लो कहते हैं। ये आपको मेंटेन रखना है हर निबंध लेखन में, क्या चीज़ के बाद क्या लिखना है। तो ये हम लोग का हो गया कि निबंध में क्या होना चाहिए, तो फ्लो होना चाहिए। उसके बाद विश्लेषण होना चाहिए निबंध में, यह नहीं कि ऊपर ऊपर हमने सिर्फ लिख दिया। इसी तरह हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, इसी तरह हम लोग अर्थव्यवस्था में देखते हैं, इसी तरह हम संवैधानिक चीज़ों में देखते हैं, इतिहास में देखते हैं। वो नहीं होना चाहिए, आप में उसका विश्लेषण होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों है, क्या है, मतलब उस चीज़ों का विश्लेषण आपके अंदर 102 लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आपका उचित प्रारूप में पैराग्राफ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे एक पेज का यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि 2 से 3 पैराग्राफ हो मैक्सिमम। ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में पूरा निबंध, एक पेज में एक ही पैराग्राफ लिखना है, वो भी नहीं करना है। और 5 से 6 पैराग्राफ या 6 से 7 पैराग्राफ, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन का एक पैराग्राफ भी नहीं बनाना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, 2 से 3 पैराग्राफ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद पैराग्राफ परिवर्तन पे ध्यान देना है कि हम जैसे लिखे, एक जैसे यहाँ से हम लिखे तो हम इस टाइप से लिखते हैं, लिखे न ये लाइन पूरा बराबर रहा, फिर हम लोग का यहाँ पैराग्राफ बदला तो फिर हम लोग यहाँ से लिखना शुरू किए। तो इस चीज़ को फॉलो को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमको पैराग्राफ में फिर हम लोगों ने यहाँ से इस टाइप से लिखना शुरू किया। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ परिवर्तन और उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। प्रारूप मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से हम ये शुरू किए, फिर यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ से। अब कुछ लोग क्या करते हैं निबंध लेखन में, जो सबसे मूलभूत चीज़ें समस्या उत्पन्न करते हैं कि वो इस फॉर्म में लिखते हैं जो हम बता रहे हैं। देखिए एक बार लाइनिंग, फिर अगला पैराग्राफ चेंज किए लेकिन फिर इसी पैराग्राफ में लिख दिए, तो ये आपको लग नहीं रहा कि आपने पैराग्राफ परिवर्तन किया है। तो ये प्रारूप ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अभी हम बताएं कि आपका प्रारूप होना चाहिए इस फॉर्म में, ऐसे लिखिए, इसको यहाँ से फिर इस टाइप का लिखिए। फिर तो जो आप लोग यदि मानक पुस्तकें पढ़ते हैं, सब एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पैराग्राफ परिवर्तन किस रूप में होता है। तो इसको हमेशा ध्यान देना है। उसके बाद शीर्षक, टॉपिक क्या है उसके अनुसार आप उसमें उदाहरण का चर्चा कीजिए कि हमको हाल फिलहाल में कोई यहाँ ऐतिहासिक सामाजिक कोई उदाहरण मिले उसका जिक्र कीजिए। कोई आंकड़ा है, फैक्ट है, कोई रिपोर्ट, आंकड़ा और फैक्ट होना चाहिए। किस प्रकार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, IMF या जो अन्य वैश्विक संस्थाएं ने कोई रिपोर्ट आंकड़ा दिया उसको जारी करना है। हालिया घटनाक्रम,
यदि भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं तो कोई व्यक्ति हाल फिलहाल में पकड़ाया है उसका घटनाक्रम दीजिए। जलवायु परिवर्तन पे कुछ आपदा आई है जो हाल फिलहाल में उसको देखने को मिल रहा है तो उसको लिखिए, तो आपका उसका समावेशन होना चाहिए। उसके बाद निबंध को रोचक बनाने के लिए उसमें उदाहरण मतलब स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा या आइंस्टीन ने ये कहा, तो वो होना चाहिए, उद्धरण होना चाहिए, शायरी होना चाहिए, कवितांश होना चाहिए। कवितांश मतलब कोई पूरा 10-20 मतलब कोई पेज कविता है जो 2-3 लाइन का 2-3 पेज का कविता है 2 पेज का, तो उसका कोई 1-2 लाइन या 4 लाइन आपको ऐसा लगा जो बहुत महत्वपूर्ण लग गया, तो उस कवितांश को आप लोग उसमें लिखिए। अब बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कॉपी इवोल्यूशन के दौरान कि बहुत सारे लड़के लोग क्या कर रहे हैं, एक पूरा पेज का कविता लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कविता ही लिख दे रहे हैं। तो आपको जो है ना इस चीज़ से बचना है, क्योंकि वो आपको कविता लेखन शैली को वो जांचने के लिए नहीं बैठा है। हाँ, आपको उसको लेके टॉपिक संबंधित जो 2-4 लाइन लिखे हैं वो उससे सटीक है और वो आपके रोचक है, वो आपका होना चाहिए। ये नहीं कि वो आपके हम 1 पेज का पूरा कविता लिख के अपना कविता शैली वहाँ शो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। कोई संस्कृत में श्लोक है जैसे यत्र नारीस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ठीक ना। जैसे अभी भारत सरकार का है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, कोई आपको दोहा कबीर जी का याद आ रहा है, उस दोहा का जिक्र कर दीजिए। यदि आपको निबंध लेखन के लिए कोई दोहा कबीर जी की यादें आ रही है तो उसकी चर्चा आप लोग इसमें कीजिए। तो ये हम लोग का होता है कि निबंध में हमको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। अब आगे हम लोग होते हैं कि निबंध आखिरकार होता क्या है, हम निबंध में क्या क्या चीज़ें लिख देते हैं। तो निबंध बेसिकली 3 ही चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। आपके पास सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान जो आपने जीएस पढ़ा, जीएस में आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, साइंस और टेक पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं या अन्य चीज़ों, इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों या किसी भी प्रकार की जानकारी इन चीज़ों का आपके पास होना चाहिए। निबंध के शीर्षक के अनुसार इस डायमेंशन का आप निबंध में लिख सकिए, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य मतलब आपने कबीर जी को पढ़ा है, आपने दिनकर जी को पढ़ा हो, आपने कबीर दिनकर, आपने मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा है, तो उन चीज़ों का पूरा साहित्य नहीं पढ़ना है, उसके कुछ कहानी, उसके कुछ कोटेशंस, उसके कुछ कविता आपको याद रहना चाहिए। जैसे यदि महिला विषय वस्तु पे कोई निबंध लिखना है तो उसमें कुछ साहित्यकार ने किस प्रकार की बातें लिखी है उसका चर्चा आप इसमें कर दीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ये नहीं है कि हम उसके लिए अब पूरा साहित्य उठावें और उठा लिए हम लोग गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का और उसमें चंद्र और सुधा की पूरा कहानी पढ़ने लग जाए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। साहित्य मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए कौन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और अंतिम चीज़ है कि आपके अंदर फिलॉसफी मतलब दर्शन का कुछ ज्ञान होना चाहिए। दर्शन मतलब जैसे भारत में गांधी हैं, नेहरू हैं, अंबेडकर जी हैं, गीता दर्शन है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो इसका जो कुछ दर्शन वाली बातें हैं वो आपको होना चाहिए। जैसे गांधी जी के दर्शन पर्यावरण पे कि प्रकृति हमारे इच्छाओं को मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, लोभ और लालच को नहीं। अंबेडकर जी का शिक्षा पे जाति व्यवस्था पे है। गांधी जी का तो लगभग हर फील्ड में आपको मतलब दर्शन मिल ही जाएगा। ट्रस्टीशिप है उनका, उनका ग्राम स्वराज है, ग्रामोदय है, स्वराज की मतलब हर टाइप का है, स्वदेशी है, सब उनका जो दर्शन है अंबेडकर जी का है। उसके बाद आप सिख महिला जाति व्यवस्था इन सब चीज़ों पे पेरियार फूले इन चीज़ों को भी आप दर्शन के रूप में लिख सकते हैं। गीता के दर्शन जैसे निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। उसके बाद भारत में जैसे भौतिकवादी दर्शन है, जैसे चावाक दर्शन है, या जीवम सुखम जीवेत ऋण कृतवा घृतम पिबेत, इस टाइप के दर्शन मतलब। फिर कुछ विदेशी थिंकर लॉक रस्किन ये सब रूसो इन सब चीज़ों के बारे में ऊपर चीज़ें हम आपको ये दर्शन रिलेटेड कुछ 10-20
संक्षेप में टॉपिक आपको देंगे कि आप निबंध में इसको कहाँ और किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। वो आपको हम एक PDF फॉर्म में देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आगे की क्लासों में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो निबंध में बेसिकली आपके पास GS का नॉलेज होना चाहिए, साहित्य का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और दर्शन का, फिलॉसफी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग कहेंगे जिसका इथिक्स पूरा पढ़ना ही चाहिए पेपर लिखने के लिए, खास करके BPSC वाले बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे पूरा आपको पढ़ना ही चाहिए इथिक्स, तो ये बातें है। अभी आपके पास समय है तो अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए पूरा इथिक्स पढ़िए, लेकिन प्रॉपर निबंध लेखन के लिए पूरा इथिक्स पढ़ना है ये बात जरूरी नहीं। जैसे जिन भी छात्रों का इथिक्स ठीक है उनका निबंध ठीक हो जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये गलत बात है कि जिनने इथिक्स नहीं पढ़ा है वो बढ़िया निबंध नहीं लिखेगा, ये सही बात नहीं है। आप उसकी मूलभूत चीज़ों को भी जानकारी कर लेते हैं, बेसिक चीज़ों का भी, तो आप बेहतर निबंध लिख सकते हैं। आप बस ऐतिहासिक कहानी घटनाक्रम को जिक्र याद रखिए, यदि आपका GS स्ट्रांग रहा तो आप बेहतर आंसर लिख पाइएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन होते हैं। तब ना कि निबंध के प्रकार के बाद हम लोग मतलब इसी में देखेंगे कि कौन सा निबंध किस आधार पे होता है, तो हमको क्या मांगता है। तो निबंध मूर्त होता है और एक होता है अमूर्त निबंध, टेंजेबल और इंटेंजिबल। मूर्त जैसे सांस्कृतिक विरासत, जैसे ताजमहल को आप देख सकते हैं तो वो मूर्त हुआ, और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे भारत का कोई दुर्गा पूजा पर्व तो उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कोई मंत्र हुआ तो उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह मूर्त जो हुआ जिसमें जो बातें सीधे दिख रही है उसी का आपको लिख देना है। अमूर्त मतलब हुआ कि जो दिख रही है उसके भाव को समझते हो। जैसे दुर्गा पूजा में क्या करते हैं, दुर्गा पूजा में उसमें भक्ति भाव को आप समझते हैं, तो उसी तरीका से आप अमूर्त वाले निबंध में उस निबंध के शीर्षक के भाव को समझिए। क्या करना है इसमें, अमूर्त वाले में निबंध के शीर्षक को, भाव को समझना है और भाव के अनुसार आपको निबंध लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अमूर्त निबंध में शीर्षक के अनुसार सीधा उनके विभिन्न आयामों विषय वस्तु पर लिख देना है। जैसे आपसे पूछा कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो आप सीधा सीधा विज्ञान के बारे में चर्चा करते उसके वरदान क्या क्या हुए, उसके अभिशाप क्या क्या हुए, और एक निष्कर्ष के रूप में आप इसको लिख दीजिए। तो सीधा सीधी बातें आपसे पूछ दी गई। लेकिन जब हम लोग आते हैं अमूर्त निबंध में तो उसमें होता क्या है, तो शीर्षक के क्या करना है, आपको मूल भाव को समझना है। किसको समझना है, मूल भाव को समझते हुए आपको निबंध लिखना है। तो समझते उस पर अपना विचार तथा चिंतन भी करना है कि आप इसमें विभिन्न डायमेंशन के फॉर्म में व्यक्त करना है। जैसे हम बता ही दिए कि जैसे मृत्यु जीवन का शाश्वत अंग है, अभी आपका रहा निबंध कि मृत्यु जीवन का शाश्वत अंग है, तो आप इस पे अपने विचार दे दीजिए और इस पे बेहतर तरीके से लिखिए। तो ये आपको हो गया अमूर्त निबंध। तो ये हम लोग का हुआ कि उसका निबंध का जो प्रारूप होता है वो 2 रूप में होता है। उस प्रारूप के आधार पे निबंध के कई प्रकार भी होते हैं। तो उस प्रकार में हम लोग पहले देखते हैं वर्णनात्मक या सूचनात्मक निबंध, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं कि एक तरह से ये लेख हुआ। जैसे किसी पर्यटन स्थल पे गए आप, जैसे आपको कहा कि आप जो है भारत के अयोध्या में स्थित राम मंदिर पर निबंध लिख दीजिए, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, राम मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। उसके बाद कोई व्यक्ति के बारे में बोल दिया, जैसे आपके बारे में बोला कि सचिन तेंदुलकर के बारे में आप निबंध लिखिए, तो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। किसी जीव, जैसे आपको कहा गाय कुत्ता हाथी पर आप लिखिए, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का पर्यटन स्थल, व्यक्ति, जीव आदि के बारे में जो भी वर्णन करना है किसी स्थल के बारे में। जैसे पटना रेलवे जंक्शन या मुखर्जी नगर, आपको उसके बारे में वर्णन करना है तो आप कर दीजिए। तो वो हुआ इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेटिव। अगला होता है विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव, कि आप कहीं जैसे विवरण दीजिए। आप जैसे गए सोनपुर मेला, तो उसके बारे में, मेला घूमने गए तो उसका पूरा विवरण आप बताइए। कोई प्रदर्शनी हो रहा है कहीं पे, कोई खेल हो रहा है, कोई कला है, कोई युद्ध है, कोई यात्रा हुआ, उसका आप लोग विवरण के रूप में दे सकते हैं। अगला हुआ विचारात्मक निबंध, आपको विचार देना है दोनों के थाउट में, पॉजिटिव नेगेटिव, सही गलत क्या है, उस हिसाब से उसको हम लोग कहते हैं विचारात्मक निबंध। जैसे आपसे पूछा विकास बनाम पर्यावरण, जैसे अभी चल रहा है ना कि दिल्ली प्रदूषण बनाम विकास, अभी अरावली पर्वत हो रहा है, तारा तो मॉडर्न सिटी की बात कर रहे हैं अरावली को काट के। तो विकास बनाम पर्यावरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप,
इस टाइप का आपको उस पर विचार देना है। अगला है भावनात्मक, इमोटिव निबंध इसको हम लोग कहते हैं। जैसे मानवीय संकट, किसी आपदा आदि पर अपना भावना व्यक्त कीजिए। जैसे नेपाल में हुआ है हालिया घटना भूकंप, जैसे उत्तराखंड के धराली गांव का बाढ़। आपसे इस पे भावनात्मक निबंध लिखना है कि इससे क्या इम्पैक्ट होता है, उस पर आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अब होता है एक आत्मकथा युक्त निबंध, वो उसमें होता है कि जो व्यक्ति केंद्रित हुआ, किसी खास के जीवन पर केंद्रित हुआ। और सामान्यतः आत्मकथात्मक निबंध जो है, जो व्यक्ति के ऊपर गुजरा है वही व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। तो ये हम लोग का हो गया कि निबंध में क्या क्या होना चाहिए और इसके क्या प्रकार हैं। अब हम हमेशा से इस बात कर रहे हैं कि लॉन्ग क्लास थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है लोगों को, तो इसलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे एक दिन में 1 से 2 टॉपिक हो। उसका हम लोग जनरली सामान्यतः हम लोग साइनॉप्सिस बनाने के बेसिस पर काम करेंगे और उसके क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, क्योंकि भाषा कौशलता वो आप अपने अंदर स्वयं विकसित कीजिए, उसके आधार पर लिखिए, तब वो आपके लिए रहेगा। तो हम आपको बेसिक चीज़ें बता दिया करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास इतना ही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे निबंध के 3 भाग होते हैं, भूमिका, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। तो भूमिका हमको कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए। भूमिका लिखने में हम आप लोग को कई सारे उदाहरण भी देंगे, और जो टॉपर्स कॉपी जो सिलेक्शन ले लिए हैं उनके टॉपर्स कॉपी को हम आपको दिखाएंगे निबंध लेखन में, उन्होंने कि भूमिका कैसे लिखा है, कैसे भूमिका बेहतर लिखा है, उसको हम लोग दिखाएंगे कल आपको में। अभी फ़िलहाल आप लोग निबंध को बेहतर करने के लिए आप अब मेरे साथ जुड़े रहिए, प्लस कोई भी खास करके न्यूज़पेपर एक पढ़ते रहिए, अखबार, उसका जिसको हम लोग एडिटोरियल कहते हैं, संपादकीय। अभी सिविल सर्विस स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर संपादकीय हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता में आता है, तो आप जनसत्ता पेपर पढ़ सकते हैं। कोई जो मानक पुस्तक जिसको हम लोग कहते हैं, कोई भी मानक पुस्तक लीजिए, ऐसे का मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, उससे ये चीज़ें पढ़ने से आपका क्या होगा, उसमें लिखे निबंध या उसमें दिए गए डायमेंशन आपको डायरेक्ट काम नहीं आवे, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी भाषा कौशलता, उसमें जो प्रवाह रहेगा वो आपके अंदर निबंध लेखन कला को बेहतर मजबूत करेगा। तो आपको संपादकीय पढ़ना चाहिए, जनसत्ता पढ़ना चाहिए, मानक पुस्तक पढ़िए। उसके बाद अन्य चीज़ों में आप खुद से विभिन्न टॉपिक का सिनॉप्सिस और नोट्स बना के अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि भूमिका कैसे लिखें, भूमिका में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके कंटेंट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्रारंभ एकेडमी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल